नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट 19 से हरियाणा सहित इन राज्यों में जोरदार बारिश। IMD ने दिया अगले कई दिन का अपडेट। इस साल मानसून का आगमन अपने निर्धारित समय यानी 30 जून से ही देश के उत्तरी मैदानी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और NCR दिल्ली पर सक्रिय हो गया था। धीरे धीरे मानसून ने संपूर्ण भारत को कवर कर लिया। उत्तरी और मध्य पूर्वी साथ ही दक्षिणी भारत के अधिकतर इलाकों में मानसून ने खूब पानी बरसाया। संपूर्ण हरियाणा में कभी उत्तरी जिलों तो कभी पश्चिमी तो कभी दक्षिणी और पूर्वी तथा मध्य में रुक रुक कर बारिश दर्ज की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मानसून सुस्त है, जिस कारण यहाँ ज्यादातर हिस्से सूखे और शुष्क बने हुए हैं। पिछले 20 दिनों से चले आ रहे सक्रिय मानसून की बारिश के दौर में अब 1 से 2 दिन का छोटा सा ब्रेक लेगा, मगर इस ब्रेक में भी उत्तर व मध्य भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। बाकी जगह मौसम साफ और हल्का तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व पूर्वी राजस्थान, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 19 से 25 जुलाई के बीच कई जगहों पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में हरियाणा में NCR, दिल्ली में मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी और इस साल सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना बन रही है। सिरसा जॉब्स। सिविल हॉस्पिटल सिरसा में आई भर्ती। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका। सिविल अस्पताल सिरसा द्वारा ब्रीडिंग चेकर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 22 जुलाई 2022 तय की गई है। इंटरव्यू की तारीख की बात करें तो 22 जुलाई 2022 सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है। इंटरव्यू का स्थान डिप्टी सर्जन मलेरिया, सिविल हॉस्पिटल सिरसा रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय सहित 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लाभ गरीब परिवारों और पात्र लोगों को ही मिले, इस दिशा में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। IIT कानपुर विशेषज्ञों से चिंतन मंथन के बाद में इस योजना का लाभ लेने वालों को परिवारों को हर सूरत में परिवार पहचान पत्र बनवाना व इसमें जोड़ना होगा। परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के पीछे राज्य के आला अफसरों की मंशा पात्र परिवारों को ही इसका लाभ मिले। फर्जीवाड़ा व BPL के नाम पर इसका लाभ लेने वालों के नाम सूची से गायब हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में इस वक्त लगभग 29.5 लाख कार्ड धारक दायरे में आते हैं, लेकिन इसमें PPP अर्थात परिवार पहचान पत्र की शर्त लगने के साथ ही संख्या में गिरावट आनी लगभग तय है, अर्थात पात्र लोग ही इसका लाभ ले पाएंगे। कॉलेजों में अब सभी को देना होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। दाखिला लेने से पहले विद्यार्थी जान ले ये दिशा निर्देश। कॉलेजों में UG कोर्स में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पर इस बार हर विद्यार्थी को शुल्क देना होगा। ऐसा पहले नहीं होता था। इससे पहले केवल लड़कों को ही रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता था। इसके अलावा एक खास बात जो ध्यान देने लायक है वो यह कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अगर उसमें कोई खामी रह जाती है तो वह कॉलेज की वेरिफिकेशन कमेटी ठीक कर पाएगी। DHE ने एडिट का ऑप्शन इस बार शुरू से ही उपलब्ध करवा दिया है। हालांकि 2022-23 के दाखिले के लिए पोर्टल कब खुलेगा इस बारे में अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक CBSE का 12वीं का परीक्षा परिणाम आना बाकी है। DLED एग्जाम 26 जुलाई से 19 अगस्त तक होंगी DLED परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष 2019 DLED प्रथम व द्वितीय वर्ष रीअपियर, प्रवेश वर्ष 2020 प्रथम वर्ष रीअपियर व द्वितीय वर्ष नियमित तथा प्रवेश वर्ष 2021 प्रथम वर्ष नियमित की परीक्षाओं का संचालन 26 जुलाई 2022 से सायंकालीन सत्र में करवाया जा रहा है। इन परीक्षाओं की संशोधित डेट शीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर भर्ती के लिए होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET देने के लिए 11,34,770 उम्मीदवारों ने फीस भर दी है। आखिरी दिनों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बार बार रुक रहा था, जिससे उम्मीदवारों को फीस भरने में काफी परेशानी आ रही थी। केवल 82.4% उम्मीदवार ही अपनी फीस जमा करवा पाए हैं। वहीं 46,427 उम्मीदवारों की फीस जमा नहीं हो पाई। CET का आयोजन NTA द्वारा किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि CET का आयोजन आने वाले सितंबर महीने में होगा। सिलेबस पहले से सार्वजनिक किया जा चुका है। CET के लिए हिसार जिले में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सबसे कम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पंचकुला जिला आता है, जहां 9,368 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे नंबर पर जींद जिले से 89,961 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है और तीसरे नंबर पर भिवानी जिले से 89,796 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण किया है।
कांवड़ियों के लिए खुशखबरी, हरिद्वार से दिल्ली तक बनाए जाएंगे ग्रीन कॉरिडोर। 14 जुलाई से शुरू हुए कांवड़ मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़ियां पैदल या फिर डाक कांवड़ के जरिए हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेने पहुंचते हैं। इस बार डाक कांवड़ के लिए हरिद्वार से दिल्ली तक ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जहाँ एक साइड से हाईवे से डाक कांवड़ गुजरेगी तो वहीं दूसरी साइड पर सामान्य यातायात चलता दिखाई देगा। गौरतलब है कि इससे पहले डाक कांवड़ के दौरान हाईवे पर यातायात बंद कर दिया जाता था। बता दें कि इस नई व्यवस्था को उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने मिलकर किया है। जाहिर है कि डाक कांवड़ के दौरान हाईवे पर पूरी तरह से डाक कांवड़ियों का कब्जा हो जाता था, जिस कारण सामान्य यातायात को न तो आने और साथ ही जाने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। इसी को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। सूत्रों की माने तो ग्रीन कॉरिडोर वाली व्यवस्था डाक कांवड़ियों के लिए 20 जुलाई से लागू हो सकती है। गौरतलब है कि बड़े वाहन लेकर आने वाले डाक कांवड़ियों की रवानगी इसी दिन से प्रारंभ हो जाती है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी ये जानकारी। पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। नारनौल में पार्टी नेता मुकेश मित्तल के निवास स्थान पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टी सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। इस विषय को लेकर पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो थोड़ा बहुत माहौल बना था उसका हरियाणा निकाय चुनाव ने जवाब दे दिया है कि राज्य में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है। वहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा मान रही थी उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि पार्टी सिंबल पर मैदान में अपने प्रत्याशी उतार सके। ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत, प्रोफाइल अपडेट करने में फैमिली आईडी की अनिवार्यता हटाई। पिछले काफी समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने प्रोफाइल अपडेट करने में परिवार पहचान पत्र यानी PPP की अनिवार्यता को हटा दिया है। हालांकि शिक्षकों को शेष विवरण अपलोड करना अनिवार्य होगा। ट्रांसफर ड्राइव पर जाने वाले शिक्षकों को सबसे ज्यादा परेशानी परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने में आ रही थी, जिससे वे पूरा विवरण समय पर अपलोड नहीं करवा पा रहे थे। हरियाणा का यह गांव बनेगा रोल मॉडल, अंडरग्राउंड बिछाई जाएगी बिजली की केबल, लगाया जाएगा सोलर प्लांट। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का गांव बिढ़ाई खेड़ा प्रदेश का एकमात्र ऐसा रोल मॉडल गांव बनेगा जिसमें बिजली की सभी तारों को भूमिगत किया जाएगा। इसके अलावा गांव का स्मार्ट शहरों की तर्ज पर आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। गांव में सोलर प्लांट लगाया जाएगा ताकि पूरे गाँव को बिजली के अन्य स्रोतों पर निर्भर न रहना पड़े। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। यह गाँव पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का भी गाँव है। देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि गाँव बिढ़ाई खेड़ा को स्मार्ट गाँव के रूप में विकसित किया जाए। गांव में सोलर प्लांट लगाया जाए जिससे संपूर्ण गांव को सोलर प्लांट से बिजली मिल सके और अन्य बिजली की आवश्यकता न पड़े। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जाट नेता जगदीप धनखड़ का नाम किया घोषित। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार घोषित कर विरोधी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर बीजेपी ने सियासी बिसात पर अपने कदम से हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। पहले द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंक को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब इसके बाद धनखड़ के नाम का ऐलान के साथ ही उसने जाट समुदाय को एक बड़ा संदेश भेजा है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बहुत ही गहरी रणनीति बताई जा रही है। असल में इसके पीछे किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जाट समुदाय की नाराजगी की एक बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि किसानों और जाट समुदाय को मनाने के लिए बीजेपी ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। केंद्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि बीजेपी किसानों और जाट समुदाय के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। बता दें कि जगदीप धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार घोषित किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में रविवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। 80 साल के अल्वा मूल रूप से कर्नाटक के मैंगलुरु की रहने वाली है। उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा। इस महीने निपटाने हैं कई जरूरी काम। 31 जुलाई तक कर लें आईटीआर फाइल करने और पीएम फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जैसे ये जरूरी महत्वपूर्ण काम। इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख है। इस महीने आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और किसान सम्मान निधि के लिए केवाईसी कराने जैसे काम निपटाने हैं। ऐसा न करने पर आपको परेशान होना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। साल 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल
करने पर उसे लेट फीस देनी होगी। पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करानी है। इस तारीख तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को अगली किस्त का पैसा उनके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर भी अपनी केवाईसी पूरी करवा सकते हैं। देश में कई जगहों पर बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इन हालातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बड़े काम आ सकती है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवाकर आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। इसीलिए फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख भी 31 जुलाई 2022 है। 6 सरकारी डिपार्टमेंट्स में निकली बम्पर वैकेंसी। SSC, शिक्षा विभाग, आर्मी, ESIC, बिजली विभाग में सितंबर तक आवेदन। केंद्र और राज्य सरकार के 6 विभागों में कुल 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकेंगे। इनमें कर्मचारी चयन आयोग ने 1411, राजस्थान शिक्षा विभाग ने 6007, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 491, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1166, भारतीय संसाधन कर्मचारी विभाग ने 1400 और भारतीय सेना में 155 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। गर्मी से बेहाल यूरोपीय देश। पुर्तगाल, फ्रांस में पारा 40 डिग्री पार। यूके में रेड अलर्ट जारी। स्पेन में हीटवेव से 237 की मौत। यूरोप के देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यूके में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को गर्मी से बचने की चेतावनी भी दी गई है। उधर पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और क्रोएशिया जैसे देशों में जंगलों में आग लग गई है। इससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन इस गर्मी का मुख्य कारण माना जा रहा है। यूरोप का बड़ा हिस्सा इस समय गर्मी से झुलस रहा है। स्पेन में सूखे की वजह से जंगलों में आग लग गई है। यहाँ 4000 हेक्टेयर क्षेत्र जलकर राख हो चुके हैं। फ्रांस के 22,000 एकड़ में फैले जंगल में आग लगने से लगभग 12,000 लोगों को बचाया गया है। उधर पुर्तगाल के जंगल में भी आग लगने से 160 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। वहीं घायल भी काफी लोग हो गए हैं। सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पुर्तगाल में 2017 के बाद ऐसे गंभीर हालात बने हैं। स्पेन के कार्लोस 3 संस्थान के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में हीटवेव के चलते 237 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद। असम में गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित। मानसून के 45 दिन में 14% ज्यादा बारिश। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली समेत 24 राज्यों में शनिवार को तेज बारिश हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया। उधर केंद्र सरकार ने असम में आई बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून के 45 दिन पूरे होने के बाद अब देश में सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। उधर तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में भी शनिवार को तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के ओखा तट से 17 किलोमीटर दूर अरब सागर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चल रहा है, जो ओमान की तरफ बढ़ रहा है। इधर महाराष्ट्र में बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। वहीं असम के कई इलाके अभी भी बाढ़ग्रस्त हैं। हालांकि झारखंड, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे राजस्थान के मौसम की बात करें तो अजमेर, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, जयपुर, दौसा, चूरू, सीकर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। नर्मदा, ताप्ती और क्षिप्रा नदी समेत दूसरी छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 19 और 20 जुलाई को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर उत्तराखंड मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, चंपावत और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली, NCR में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।